My name is Krish Bansal, and I will be your host for today. So I welcome everyone on to the LifeX. So आज की जो कन्वर्सेशन है वो है द पावर ऑफ क्राउड कि क्राउड हमें स्ट्रेंथ देता है या कभी कभी वो हमें हर्ड मेंटालिटी का पार्ट बना देता है। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन एक्सपर्ट्स आज जुड़े हैं। जो पहले एक्सपर्ट हैं वो है दामिनी जी, हु इज द पॉलिटिकल कंसल्टेंट एंड विल ब्रिंग इनसाइट्स ऑन पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वी हैव उत्कर्ष सिंह जी, जो यूथ पार्लियामेंट से आए हैं और रिप्रेजेंट करेंगे द वॉइस ऑफ यूथ, टुडेज यूथ। एंड लास्टली वी हैव कार्तिक गर्ग जी, जो कि जियो पॉलिटिक्स स्पेशलिस्ट हैं एंड हु विल ब्रिंग द ग्लोबल पर्सपेक्टिव टू द कॉन्वर्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और सुनते हैं इन व्यूज को और समझते हैं कि क्राउड में एक्चुअल कितनी पावर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द दामिनी जी कि उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इस टॉपिक को लेकर। सो दामिनी जी, यू कैन स्टार्ट विद। Uh, hello everyone. Hope everybody is doing great. About the topic, the power of crowd, strength in numbers, or herd mentality. Uh, so let's start कि exactly हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. Uh, जब हम बात करते हैं strength in numbers के बारे में, तो हमने ये देखा है कि कैसे बहुत लोगों के साथ मिलके विकिपीडिया बना है. विकिपीडिया अकेले स्टैंड नहीं करता, राइट? बट हम ये भी देखते हैं कि कैसे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम की वजह से एक हर्ड मेंटालिटी जनरेट होती है. बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, द पावर ऑफ क्राउड एक्चुअली इज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हर्ड मेंटालिटी. क्योंकि लोग ज्यादा समझ नहीं पाते हैं. उनको एक खौफ रहता है, डर रहता है पावर के अगेंस्ट जाने का. तो हमने रिसेंटली सीजीबी प्रोटेस्ट में भी देखा है, जब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ, तब जाके लोगों ने साथ देना सही समझा, क्योंकि तब तक लोग शांत बैठे थे. जब बहुत ज्यादा लोग एक साथ जुड़े किसी चीज से, तभी जाके चीजें एस्केलेट हुई. तो मुझे लगता है इन पॉलिटिकल सिनेरियो, द पावर ऑफ क्राउड एक्चुअली डायरेक्ट्स टुवर्ड्स द हर्ट मेंटालिटी. थैंक यू. ग्रेट ग्रेट पॉइंट ऑफ व्यू मैम। सो उत्कर्ष जी, अब आपका सुनते हैं, आपके क्या विचार हैं इस टॉपिक को लेकर। देखिए, जो विषय है द पावर ऑफ क्राउड और हर्ड मेंटालिटी, एक्चुअली बात ये है कि फॉर एनी रेवोल्यूशन और फॉर एनी चेंज, द वेरी फॉरमोस्ट थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन एज इन सहभागिता. कुछ भी अगर नया पॉलिटिकल कॉज या फिर कोई सोशल कॉज होता है, तो वो जो जन जिसके लिए वो हो रहा है, टारगेट ऑडियंस, उसकी सहभागिता से होता है. एंड दैट इज आवर वेरी ओन थिंग, दैट इज वी कॉल क्राउड. If I talk about writers like Karl Marx, who tried to explain the politics of have and have nots, उनके केस में भी अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ क्राउड है उसको देखें, या फिर हम सोक्रेट्स की बात करें, या फिर प्लेटो की बात करें, या फिर आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे कि मैम ने भी बताया, दामिनी जी ने, सीजेपी प्रोटेस्ट, कि अगर वो प्रोटेस्ट 3 से 4 लोगों के लिए होता तो उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, वो ग्रेविटी नहीं आती. In a country like India, where democracy rules, the gravity of any topic is decided by the people supporting or negating it. Be it positive PR or the negative PR, any topic, किसी भी विषय की ग्रेविटी इसी से इम्पोर्टेंट मतलब जांची जाती है. देन इफ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वी हैव लाइक दार्शनिक हमारे पास हैं कुछ उत्तर प्रदेश से ही. एक राहुल सांकृत्यायन हुए, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि प्रतिभाएं सभी क्षेत्रों में सर्वोत्कृष्ट शिखर नहीं होती, परंतु उनका उत्कृष्ट प्रमाणित होने पर उनसे कार्य लेना समाज का कार्य है. तो इधर दिस वेरी समाज थिंग इज आर क्राउड. इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली हर्ड मेंटालिटी, देन विषय ऐसा है कि लीडर डिसाइड्स कि उसका क्राउड इंटेलेक्चुअल क्राउड होगा कि वो भेड़ चाल चलेगा. अगर लीडर कुछ इंटेलेक्चुअल इनपुट देता है तो उसी हिसाब से रेस्पोंडेंट्स रेस्पॉन्ड करते हैं. अदरवाइज जिस हिसाब से स्टिमुलस मिलता है उस हिसाब से रेस्पोंडेंट रेस्पॉन्ड करते हैं. ओके ओके सर। सो कार्तिकेय जी, फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्राउड मूवमेंट्स कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। Hi everyone. So first of all, thank you for having me. Uh, the moment I heard the power of crowd, few things pop up in my mind. First was Arab Spring that happened in around 2000. अगर आप लोग को पता हो Arab Spring क्या है,
मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया में रिवोल्यूशन हुए थे, ठीक है, पीपल्स रिवोल्यूशन हुए थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट. Second thing that popped in my head was Nepal, Bangladesh, India, or Sri Lanka. Of all these examples are of power of crowd, right? क्राउड क्यों? क्योंकि लोग सड़कों पे उतरे, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कुछ गवर्नमेंट के फेवर में, कुछ रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, कुछ ओवरथ्रो की बात कर रहे थे. नाउ कम्स इन द हर्ड मेंटेलिटी जिसको बोलते हैं बेसिकली. एंड एक अच्छी बात कही मेरे से पहले किसी ने कि लीडर डिसाइड करता है कि वो हर्ड मेंटेलिटी बनेगी कि नहीं. बट आज के टाइम में ये डिसाइड करना कि आपका लीडर कौन बनेगा, ये लोगों के हाथ से निकल चुका है. ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हम लीडर को चुन रहे हैं, कई बार लीडर डिसाइड कर रहा होता है कि उनका क्राउड कौन होगा, क्योंकि उनको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इन सेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स. रीजन बीइंग, अगर मैं नेपाल का एग्जांपल लेता हूँ या फिर बांग्लादेश का एग्जांपल लेता हूँ, ऑल दीज प्रोटेस्ट ओरिजिनेटेड बिकॉज वहां पे प्रॉब्लम्स थी. एक बार जब प्रोटेस्ट शुरू होता है उसमें जनरली लोकल लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्रीवांसेस होते हैं, उनको उठाया जाता है. बट द मोमेंट दैट ग्रीवांस हैज बीन रेज अप, उसके बाद जो लीडर बनता है वो जनरली क्राउड डिसाइड नहीं करता. क्यों? क्योंकि क्राउड में कंसेंसस बनाना बहुत मुश्किल होता है. इसी वजह से जो फॉरेन पावर्स होते हैं या फिर फॉरेन इंटरफेरेंस होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है. बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं विच इंडिकेट्स कि जो भी ये प्रोटेस्ट हुए थे स्पेशली नेपाल एंड बांग्लादेश, उसमें फॉरेन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा थी, फिर फॉरेन फंडिंग बहुत ज्यादा थी. क्या इसका मतलब ये है कि जो वहां पे प्रोटेस्ट थे वो लेजिटिमेट नहीं थे? बिल्कुल नहीं. प्रॉब्लम लेजिटिमेट थी, उसको यूज किस तरह से किया गया वो इलेजिटिमेट हो सकता है. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स ऑफ हर मेंटेलिटी. स्पेशली आई क्रिएट कंटेंट, so I see on the internet how polarization works. And herd mentality जनरली polarization की वजह से dangerous हो जाती है. Reason is कि people start thinking in binaries. Either it is black or either it is white. And if they do not fit in these two brackets, they start believing that the system is crooked. And when they start believing system is crooked, they want that everything should be thrown out. And this is where anarchy comes in. And this is the worst time for any country to be, because anarchy creates destruction, absolute destruction for everyone. Nobody benefits from it except for the people who actually want that destruction to be there. सो आई थिंक हर्ड मेंटेलिटी कंट्रोल तो की नहीं जा सकती, बट हाँ इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. अब वो अल्टीरियर मोटिव्स के लिए होता है या फिर किसी पॉजिटिव चीज के लिए, वो डिपेंड करता है लीडर के ऊपर. और लीडर की डिसाइड करने की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे लोगों के पास होती है और बहुत ग्रेजुअली चेंज आता है. सो हमने इन तीनों पैनलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को देख लिया है, और आई थिंक बहुत ही आज का सेशन मज़ा देगा, क्योंकि तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हद तक अलग अलग है और वो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं. तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप तीनों पैनलिस्ट के आपस में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द ऑडियंस कि अगर उनके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑडियंस कि वो अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इफ दे आर कंफर्टेबल विद दैट. Karthik, I have a question for you. मतलब just to Sure. understand the Mm-hmm. geopolitical context of strength in numbers and herd mentality. Like Mm-hmm. geopolitical context में मुझे कुछ examples दो ना इन दोनों का अलग-अलग कि Mm-hmm. how of course strength in numbers eventually leads to a herd mentality of a similar goal, right? But Mm-hmm. how this uh, okay, French Revolution can be one of the things, right? Or uh, maybe few maybe 1857 war can also be one of the things in Indian Okay. context is strength in numbers, and then it Mm-hmm. leads to a herd mentality of getting independence, right? But in Okay. geopolitical context, can you just give me some examples of current scenarios Sure. where we can see strength in numbers and I'll herd give you the mentality? best example is Cockroach जनता Party protest. I don't think you need any better example than that. Why I'm saying this is, see, the strength in number. When the protest started, there were very limited people at the protest site because I was there. Even for the first day when the protest was going on, I was there. Mhm. I saw it. Around 1,000 people were there most, जिसमें से 500 content creators थे. Hmm. ठीक है? That was the strength. But after few days, the strength got, मतलब the number got increased, or basically the more people started joining in.
But by the time the main protest happened, I guess it was 20th July, if I'm not wrong, or 20th July. I was there at that time also. How many people were there? At least 2 lakh. All right, when the main protest was going on. So that shows the strength in number. Now, how the strength in number converts into herd mentality, वो start होता है आज की जनरेशन में फोमो की वजह से. ठीक है, जब सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट किया गया स्टेज से, उससे पहले तक लोगों को ये लग रहा था कि हाँ भाई प्रोटेस्ट चल रहा है, दे हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेसी. बट द मोमेंट सोनम वांगचुक वाज अरेस्टेड और डिटेन्ड फ्रॉम दैट प्लेस, people started feeling that FOMO. कि, okay, something very important is happening right now in India, and I'm not able to contribute to it, or I'm not able to talk about it. That FOMO created the herd mentality because no longer it was about need protest, no longer it was about accountability. It was about ki, what am I doing right now to be the part of that protest. Everyone started speaking about it. Every celebrity started speaking about it. एक महीने तक किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है इंडिया में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. बट द मोमेंट सोनम वांगचुक वाज डिटेन्ड, एवरीवन वाज लाइक, यू नो, आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट. This is the problem with herd mentality. And how herd mentality makes strength in number a problem for any democracy is, imagine करो कि आपके पास एक कोई ऐसा लीडर है, ठीक है, जो बहुत अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि बहुत ही कैरिज्मेटिक है, ठीक है, वो कर सकता है लोगों को, ऑडियंस को, और वो डिमांड करता है कि इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो. ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, पीपल कैन हैव एनी टाइप ऑफ ओपिनियंस. लेट्स से साउथ इंडिया को इंडिया से अलग कर दो, सदर्न एक कंट्री बना देते हैं. Now that leader has a charisma, so he can obviously influence people. He will make speeches, he will write articles, he will go to talk shows and everything. Initially the number will be less, obviously not everyone will agree with him, but as time will move on, more and more people will join his cause because they might start thinking, okay, this is the solution for India's problem. Somebody's voice is coming in, can please you mute it? Yeah, so this is the solution. Now what happens is, after some point of time, people will start feeling कि यार हाँ, something is happening right now, I need to be part of it, whether either I agree with it or either oppose it, but I need to be part of it. Then it becomes the herd mentality, because no longer they are worried about the cause of that protest or cause of that the reason for that person is raising his voice. It's all about the participation, and that participation becomes the problem in creating that herd mentality, because उनको सिर्फ चाहिए कि मेरा चेहरा उस फेस उस वॉल में होना चाहिए जहां सबका चेहरा आ रहा है. लेकिन उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, स्पेशली इन टुडेज जनरेशन, जहाँ पे डिजिटल वॉरफेयर जिसको बोलते हो आप लोग. डिजिटल वॉरफेयर में होता क्या है, नैरेटिव सेट किए जाते हैं, एंड एक नैरेटिव को पुश करने का बहुत आसान तरीका है. अब मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देके बताता हूँ व्हाई आई एम सेइंग दिस. When I was at Jantar Mantar, when CJP protest was going on, I made a video live वहीं पे खड़े होके, एंड हाउ एल्गोरिदम वर्क्स उसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया. दैट वीडियो वाज अबाउट 20 सेकंड लॉन्ग. ठीक है, उस वीडियो का वॉच टाइम वाज 3 सेकंड, विच इज वेरी लेस. ठीक है, उस वीडियो का स्किप रेट होता है 70%. मतलब इमेजिन करो कि अगर 10 लोगों ने मेरी वीडियो देखी तो 7 लोगों ने स्किप कर दी. ठीक है, तो 70% was the skip rate. But guess how many views I got on that video? It was 1.3 million. How is it that possible? Because the algorithm was pushing those videos. This is what, this is like a digital herd mentality, because everyone was so hyped up about the CJP protest. It does not matter कि उस वीडियो में क्या बात कर रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ. Everyone was like नहीं, CJP है, मुझे देखना है. So algorithm also starts behaving like, okay, CJP is something which is important for the moment, I need to push it. Even though my video was shitty, it was pushed so much कि उसके 1.3 million views आ गए, जिसको 30K नहीं आने चाहिए थे literally. This is what the problem is, and you can relate this example with almost every protest. As you say, 1857, किसी ने एक ने शुरू किया, but धीरे धीरे लोगों ने feel किया कि okay, I need to be part of it. French Revolution, you can relate it to it. अरब स्प्रिंग का मैंने एग्जांपल दिया था, उससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता. अल्जीरिया में एक आदमी ने अपने ऊपर तेल डाल के आग लगा दी. उसके बाद लोगों को लगा कि ओके, दिस पर्सन हैज डन समथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिकॉज ही वांटेड समथिंग आउट ऑफ इट, राइट, इन अ बेटर वे. एवरीवन स्टार्टेड बिहेविंग कि ओके, वी वांट इट, एंड सीआईए जम्प्ड इन. एवरीवन नोज कि अरब स्प्रिंग सीआईए कराया हुआ था, बट उनको उस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए वो हर्ड मेंटेलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, विच वो जो कि जेन्युइन कॉज से ही होता है. नेपाल के केस में भी वही था, इंडिया के केस में भी वही था. पेपर लीक वाज जेन्युइन कॉज, लेकिन उसको यूज कैसे करते हो वो डिपेंड करता है लीडर के ऊपर. अगेन बांग्लादेश में भी सेम था, करप्शन हो रहा था, मगर उसको आप यूज कैसे करते हो हर्ड मेंटेलिटी बना के, वो डिपेंड करता है लीडर के ऊपर.
My next question is for Utkarsh. Since he's into youth parliament, I want to understand ki what does he think about ki is our parliament today strength in number? That is, when I say strength in number, that is अलग अलग व्यूज वाले लोग एक साथ आके अपना ओपिनियंस रख रहे हैं, राइट? एक बेटर गुड के लिए, दैट इज स्ट्रेंथ इन नंबर. एंड हर्ड मेंटालिटी इज कि हम सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कार्तिकेय ने समझाया. तो मुझे उत्कर्ष से ये जानना है कि आज हमारा हमारा पार्लियामेंट इज स्ट्रेंथ इन नंबर और इट्स द हर्ड मेंटालिटी. एंड कंसिडरिंग कि सीजे प्रोटेस्ट के बाद या इतने सारे जेंजी प्रोटेस्ट के बाद हमारा जेंजी जो है वो स्ट्रेंथ इन नंबर्स की तरफ जा रहा है, विद इंफॉर्मेशन, विद राइट इंफॉर्मेशन, विद राइट नॉलेज, विद अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस एंड कीपिंग देयर ओन ओपिनियन, या फिर वो हर्ड मेंटालिटी की तरफ जा रहा है जहाँ पे वो बस एक क्राउड का हिस्सा बनने के लिए, ट्रेंड करने के लिए आगे बढ़ रहा है. उत्कर्ष, या Well, कंटिन्यू. thank you for the question. This was a very important question because when I visit youth parliaments, अभी CJP protest के दौरान ही पूरा एक चीज notice करने को मिले, like Kartikeya quoted regarding the algorithms. So algorithm is influencing our life so much that earlier when I used to visit youth parliaments as a speaker or as a judge, people had genuine critical points and that were solution oriented points. But now if I see the very scenario, it is like very what should I say, मतलब एक थोड़ा सा शर्मनाक जैसा लगता है कि we are behaving like the ad of that Hindu newspaper that when the professor says let's behave like we are in a parliament and everyone starts throwing papers and everything, mics on each other. So today the youth is coming and participating in youth parliaments at a decent level for reels, actually, that they criticize any leader or any political ideology without even reading about him or her, and they just get a small part of the reel. It is more of like they try to create controversy rather than having solution oriented agendas or solution oriented things. And when we take workshops of these students, I personally suggest that you should be solution oriented and you should have some research work from PIB or various other government published articles. Like if I talk about, there was this Delhi Chhatra Sansad recently in Delhi on 19th and 20th of July. So I visited there, and one of the students, they started talking about NEET and everything. So my very basic question was, have you read about Radhakrishnan committee? Sorry. So he was like, what is Radhakrishnan committee? I was like, okay, have you read about National Education Policy 2020? So he was like, yes, a propaganda tha. So मैंने कहा कि what was the problem? Do you think that actually is with National Education Policy? So he was like, it is very vague. मैंने कहा vague as in, so he didn't had any idea. So I was like, do you know that government told us that they'll be spending around 6% of their GDP on NEP, and they are hovering around 29 to 3.1%. So he was blank. So it is more of a real thing now that they come, they shout, they yell, they try to create controversy just to have their video so that the very herd mentality supports their content and they are getting millions and millions of followers. I would actually like to add one more thing, considering my last point and how Utkarsh was saying is, see, when we say na ki strength in number or herd mentality, let me tell you one thing. Strength in number can also be herd mentality also. For example, if I have a number, ठीक है, in a democracy numbers matter, right? अगर किसी इलेक्शन में 100 लोग वोट कर रहे हैं और मेरे को 31 वोट्स मिल गए और किसी को 30 वोट्स भी मिले हैं, तो आई विल विन. दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज राइट नाउ, ठीक है. अगर मेरे पास 31 मेंबर है, आई कैन डू वट एवर आई वांट. दिस इज माय पावर इन अ डेमोक्रेसी. So just because I have strength with numbers, that does not mean I am right. I can still have herd mentality as everyone else, but just because I have numbers, people will start thinking, okay, this person is right. But this is not always the case. Okay, even though when CJP protest was going on, I actually believe that they have the right and they should demand that resignation of the minister, because it's a moral responsibility. Everyone should have it. Because in a democracy, if the leader that you chose is not accountable to you, what's the point of the democracy, right? Now the problem is what the government has done is
if you are going down to protest like this, and I think they should, but there's another aspect that I want you people to discuss about is, इमेजिन करो कल के दिन मेरे पास, मैं कल फिर से जंतर मंतर में बैठ जाता हूँ, जैसे अभी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, आज हुआ है, राइट, कल भी था, आज भी हुआ, पुलिस इज मेकिंग श्योर कि प्रोटेस्ट हो ना पाए आज, ठीक है, उन्होंने कल भी बैठने नहीं दिया था, आज भी बैठने नहीं दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर सीजेपी प्रोटेस्ट कर सकती है तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकता? मोस्ट ऑफ अस वुड नॉट एग्री विद देयर डिमांड, रिजर्वेशन नहीं हटना चाहिए, मैं भी नहीं एग्री करता, रिफॉर्म होना चाहिए ऑब्वियसली, हटाना नहीं चाहिए, बट अगर वो नंबर लेके आ जाते हैं, लेट्स से वो 2 लाख की जगह 10 लाख लोग लेके आ जाते हैं जंतर मंतर में, तब आप क्या करोगे? क्या आप फिर से रिजर्वेशन हटाओगे जस्ट बिकॉज दे हैव द नंबर? इट माइट बी हर्ड मेंटेलिटी, ठीक है, वो लोग इन्फ्लुएंस करके, क्या पता एल्गोरिदम रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को भी पुश करना शुरू कर दे, एंड एवरीवन स्टार्ट बिहेविंग कि हाँ भाई Well, रिजर्वेशन सबसे बेकार चीज है। about that, Karthik, you're very true. And you know, there is this phenomena of pressure point politics. So, like we had seen JP आंदोलन के समय pressure point politics की वजह से भारत में 10 साल तक स्टेबल सरकार नहीं आ पाई थी। 1 साल में सरकार गिरी, 3 साल में सरकार गिरी, एंड उसको हमें इकोनॉमिकली इतना झेलना पड़ा कि हम अपने कंपैरिजन में जो कंट्रीज हमारे साथ आजाद हुई हैं, बीट जापान, बीट साउथ कोरिया, बीट चाइना, हम उनसे बहुत साल इकोनॉमिकली पीछे चले गए एंड सोशली बैकवर्ड हो गए। तो अगेन मुझे लगता है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट का ये जो पार्शियल सक्सेस मैं कहूंगा, ये 100% सक्सेस नहीं है, बिकॉज दे नेवर हैड अ क्लियर एजेंडा। had there been a clear manifesto or agenda, this revolution or everything would have been a great thing. But again, छोटे मुद्दों को लेकर के जब आप शुरू करते हैं एंड देन आप सडनली एक नेशन वाइड कॉज पकड़ते हो, उसके इन डेप्थ में स्टडी ना करके आप एक बहुत फ्लूक काइंड ऑफ डिमांड रखते हो, तो थोड़ा सा डिस्पैरिटी होता है अबाउट व्हाट यू डिमांड एंड व्हाट इज हैपनिंग। गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी हो गया अपने एक लीडर को हटा के दूसरे लीडर को बैठा देना एंड उनको कह देना कि हमने अकाउंटेबिलिटी ले ली। हमको क्वेश्चन करना चाहिए था कि राधाकृष्णन कमेटी जो आप ही ने फॉलो करी है, जो जिसके 109 पॉइंट्स आए थे, जिसमें से आप 75% पॉइंट इंप्लीमेंट कर देते हो, उसके बाद भी पेपर कैसे लीक हो जाता है? बट ऑल द डिस्कशन वी हैड फ्रॉम द ऑपोजिशन इन द दिस लोकसभा was regarding कि हम बिल नहीं आने देंगे। I was expecting leaders to question regarding NEP. I was expecting leaders to question regarding the mental health of the students. 169 रुपीज पर हेड हमें WHO के हिसाब से खर्च करना चाहिए था, हम 10 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर पा रहे हैं मेंटल हेल्थ। तो अगेन प्रेशर पॉइंट पॉलिटिक्स, अब लोगों को लग रहा है कि अब हम देख रहे हैं कि जेन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहा है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू हो गया है, एंड अलग अलग जगह छोटे छोटे आंदोलन, तो लोगों को क्योंकि एक होप मिल गई है। एंड in a bigger picture, this is a very negative politics happening in India. क्योंकि ये छोटे छोटे प्रेशर पॉइंट पॉलिटिक्स कहीं एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होने देंगे, ये फिर हमें जो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का मतलब एक तरह से पूरा ढिंडोरा पीट रहे थे, हम फिर 6th पायदान पे आ गए और हम बहुत जल्दी 7th and 8th पे आ रहे हैं। तो ये हमें देखना I agree with the analysis and I actually believe कि देखो मेरा जब मैं ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट स्पेशली, I made a video saying कि this party might not last very long because they do not have very clear agenda, they do not have any clear manifesto, and it sounds like a meme page to me rather than an actual political party. And I was wrong, and I accept it. I have no shame in accepting that I was wrong. I underestimated them. But after that protest was over, I was there when the protest was going on. I was there at least 3-4 times. I have covered it on the ground. I've seen people, I've talked to people. Accountability was always the question primarily. But the second thing that I feel is, which I would want audience, जितने भी लोग हैं, I hope they are younger to me. अगर आप 20 साल की उम्र के 18 साल की उम्र में हो, so I would want you to remember this. Whenever there are protests going on or there are agitations going on, political actors can come and protest with you. Always remember that. जैसे कि जेपी प्रोटेस्ट में हुआ था कि बहुत सारे अलग अलग पार्टी के लोग आए, है ना? But that protest should not become only about political outcome. ठीक है, जैसे कि इस प्रोटेस्ट में हुआ, as Utkarsh was saying कि अगर आपने एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ले लिया, that was a political outcome. But उसके बाद क्या? The government has brought in the new bill कि यार पेपर लीक नहीं होने चाहिए, उसको पास कर दिया लोकसभा and everything. They have made the resolution and everything. But nobody talked about that bill in the first place. ठीक है, so अगर आपका प्रोटेस्ट हो रहा है, आप पॉलिटिकल जो भी लोग हैं पॉलिटिकल कैंपेन्स करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका साथ लो, बिकॉज प्रेशर क्रिएट करना जरूरी होता है, बट योर आउटकम शुड नॉट बिकम पॉलिटिकल.
अगर आप आउटकम पॉलिटिकल पे ले जाते हो तो आप भी वही एक पॉलिटिकल पार्टी बन के रह जाते हो जो पावर में है या फिर अपोजिशन में है। उसके बाद आप किसी का भला नहीं कर सकते। तो योर आउटकम शुड ऑलवेज बी अबाउट सिटीजन सेंट्रिक रेदर देन पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। तो आई वुड वांट कि जितने भी ऑडियंस है, जब भी आप किसी चीज को एनालाइज करो तो हमेशा इस बात से देखो कि अगर कोई बोल रहा है ना कि इस नेता वहां पे स्टेज पे क्यों खड़ा था, ये क्यों नहीं खड़ा होगा, खड़ा होगा क्योंकि उसको प्रेशर बनाना है। तो अगर समाजवादी पार्टी का लीडर स्टेज पे खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसका राइट है। कांग्रेस वाला भी कर सकता है, आम आदमी पार्टी वाला भी कर सकता है। बट क्या जो वो स्टेज पे खड़े होकर बोल रहा है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए बोल रहा है कि आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा है, वो आपको डिफरेंशिएट करना जानना होगा। एंड यहीं पे हर्ड मेंटेलिटी आती है। लोग समझ नहीं पाते और मैनिपुलेट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बहुत ज्यादा होती है। A leader will always know more thing about the protest, about the outcomes than an individual like me, जिसको आइडिया नहीं है या फिर जो नॉर्मल सिटीजन है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि हमेशा किसी भी प्रोटेस्ट को या फिर किसी भी क्राउड को, किसी भी जब स्ट्रेंथ इन नंबर जिसको बोलते हो, उसको हमेशा ऐसे एनालाइज करो कि उसका आउटकम क्या डिमांडेड था, क्या आउटकम मिला, एंड व्हाट मेजर्स दे डिड व्हाइल दे वर डिमांडिंग दोज आउटकम्स। दिस इज द पैटर्न जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को एनालाइज कर सकते हो, न्यूट्रल रह के, अनबाइज्ड रह के। Very true. And one more thing, since Karthik addressed the audience, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा. Like even I was there on 19th and 28th of this जब इनको मांगचू जी को वहां से हटाया गया था. So one thing that I noticed was very striking that most of the individuals who were there were because of this FOMO thing कि चलो चलते हैं देखते हैं हो क्या रहा है. So अगर आप कहीं एक ऐसी जगह जा रहे हो तो try having a point of view because this herd mentality ये शुरू ही वहां होती है जब हमारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो जाता है. तो रीड एंड एटलीस्ट ट्राई हैविंग अ पॉइंट ऑफ व्यू. Hi, this is Pragati over here. So I have a question for Karthik and Utkarsh. आप लोगों ने एक चीज बोली कि बेसिकली हर्ड मेंटालिटी एंड आई अग्री टू दैट लॉट ऑफ द टाइम्स लोग एक दूसरे को फॉलो कर देते हैं लाइक द सीजेपी और कार्तिक ए वेरी वेल डिड पुट कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में ये हुआ था कि ज्यादातर लोग जो है बस फॉलो कर रहे थे फोमो. इट वाज काइंड ऑफ फोमो, एवरीबॉडी वाज गोइंग एंड बट डोंट यू गाइस थिंक कि जब तक कि लोग क्राउड आएगा ना बदलाव भी नहीं आ सकता. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, इफ आई और यू फेस एनी प्रॉब्लम, क्या मेरा प्रॉब्लम है ये या आप फेस कर रहे हो, तो हम चीजों को बदलने जाए तो कोई बदलाव नहीं आएगा. लेकिन अगर वही 20 people they come together and then demand for that change, बदलाव आएगा. I'll just give you an example. Like I have a house we purchased in one of the posh, locality. हमें पता था जो बिल्डर कर रहे हैं वो गलत है एंड वी ट्राइड कन्विंसिंग अदर पीपल कि आप पैसे मत दो, बट नोबडी हर्ड एंड एवरीबॉडी इज फेसिंग प्रॉब्लम. इफ दोस 50 people or 100 people they had come together not paid to the builder, तो आज वो प्रॉब्लम नहीं आती. सो व्हाट्स योर टेक कि इट्स नॉट दैट क्राउड ऑलवेज इज बैड, इट्स जस्ट दैट जो कार्तिकेय ने शायद बोला या उत्कर्ष आई फॉरगॉट, तो कि वी शुड ऑलवेज इंश्योर कि डिमांड जो है ना वो एक ही होनी चाहिए और ध्यान उस पर ही रहना चाहिए. क्राउड इज गुड बट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव व्हाट वुड बी योर टेक? वेल फर्स्ट थिंग, अगर मुझे नहीं पता आप अन्ना हजारे के लोकपाल बिल के टाइम आप कितने बड़े थे या फिर आपने उसको कवर किया कि नहीं किया, बट बिकॉज आई लव सोशियोलॉजी सो आई ट्राइड कवरिंग दैट फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव्स, पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से. तो एक चीज समझ में आया कि लोकपाल बिल और अभी का जो ये एग्जाम पेपर लीक प्रिवेंशन बिल है, ये दोनों बिल्स में एक चीज कॉमन थी, अमेंडमेंट में एक्चुअली एक चीज कॉमन थी कि ये पब्लिक आउटरीच से आए थे. बट दोनों के पब्लिक आउटरीच के तरीके में अंतर था. वी नीड एनी लाइक कोई भी मुहिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेशन की फॉर मोस्ट आवश्यकता होती है. नाइदर कार्तिक और नॉर आई, मतलब वी डू नॉट नेगेट दैट, बट उसका फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए एंड उस आउटकम के बाद हाउ डू वी प्रोसीड विद दैट थिंग, दैट मैटर्स. तो हमें वो देखना पड़ेगा. हमारे पास अगर हम इंटरनेशनली भी देखें तो हम सभी ने फेसिस्ट मूवमेंट देखा कि मुसोलिनी जब एकदम से मतलब फेसिज्म को मतलब उद्भव होता है तो लोगों को भीड़ इकट्ठा होती है उसके लिए, दे प्रेज हिम लाइक अ गॉड, एंड फिर एक टाइम आता है कि वही इटली की पब्लिक उसको मार देती है.
सो दैट इज अगेन अ हर्ड मूवमेंट। और वहीं पे हम बॉल्शेविक रेवोल्यूशन 1970 रशिया का रेवोल्यूशन देखते हैं जो यूएसएसआर फॉर्मेशन करता है। तो चाहे जियोपॉलिटिकली हो चाहे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हो, हमें देखना पड़ेगा कि फाइनल आउटकम क्या है और उसके बाद हाउ वी रिएक्ट टू दैट। So, hi Pragati. First of all, आपने जब क्वेश्चन पूछा ना, मुझे लगता है आपने अपने क्वेश्चन का आंसर लास्ट में खुद ही दे दिया था। यू सेड इन द एंड कि नंबर्स होने चाहिए बट उसकी एक डिमांड होनी चाहिए जिसको अचीव करने के लिए आप बात कर रहे हो। नो डाउट अबाउट दैट, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट जो मैंने शुरू से लेके लास्ट तक बनाने की कोशिश की कि देखो, स्ट्रेंथ इन नंबर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डेमोक्रेसी में स्ट्रेंथ मैटर करती है, योर नंबर्स मैटर। ठीक है, मैंने बताया था एग्जांपल में कि अगर मेरे पास 31 वोट्स हैं तो आई विल बी द लीडर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नो डाउट अबाउट दैट, राइट? सो आई हैव द नंबर्स नाउ। बट वही अगर नंबर को मैं किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए यूज करने लग जाऊं, ठीक है, बिना आपको बताए कि आपका जो स्ट्रेंथ है किस लिए यूज कर रहा हूं, तो वो हर्ड मेंटेलिटी बन जाती है, जहां पे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बहुत ज्यादा होती है। सो इन नंबर्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, प्रोटेस्ट आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एजिटेशन आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट दैट। कभी इस बात से मुकरना मत या सोचना मत कि भाई 10 जस्ट बिकॉज हम लोग 20 लोग खड़े हो गए तो हम गलत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप सही काम कर रहे हो। अगर आप सही चीज के लिए डिमांड करो तो आप सही काम कर रहे हो। डेमोक्रेसी में गलत लोगों के पास भी पावर है सही चीज करने की, ठीक है? यही डेमोक्रेसी की खासियत होती है कि 10 गलत लोग बैठ के भी एक सही डिमांड कर सकते हैं। बट आपको यही याद रखना है कि जब 10 लोग साथ बैठते हैं तो उन 10 लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आप डिमांड क्या कर रहे हो और किस तरीके से डिमांड कर रहे हो। ठीक है, अगर आप सही डिमांड को सही तरीके से करते हो तो भले आपके पास 10 लोग हो या 10 लाख लोग हो, ये आपका राइट है। एंड डेमोक्रेसी की खासियत यही होती है कि भले आपके पास नंबर ज्यादा हो या फिर कम हो, अगर आपके पास वॉइस है तो आप उस क्वेश्चन को रेज कर सकते हो। मे बी आपको इमीडिएट सोल्यूशन ना मिले क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ कम है, बट दैट क्वेश्चन विल क्रिएट अ डाउट इन दोज हु आर सिटिंग एट पावर दैट ओके, आज इनके पास नंबर कम है, कल हो सकता है ज्यादा हो जाए। आज 2 लोग हैं, कल 10 लोग हो जाए, परसों 100 लोग हो जाए। इसीलिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हो और कैसा पूछते हो वो मैटर करता है, क्योंकि आज आपका क्वेश्चन हो सकता है वैलिड ना हो लेकिन कुछ टाइम बाद होगा। उसको अगर आपने गलत तरीके से पूछा है फिर गलत तरीके से प्रोटेस्ट किया तो हो सकता है जो फ्यूचर में उसकी जो कैपेबिलिटी थी या फिर लेजिटिमेसी थी वो आज ही खत्म हो जाए। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि नंबर तो आपके पास हो लेकिन सही तरीके से नंबर डेवलप करें और सही तरीके से उस नंबर का यूज भी करें। कार्तिक, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि Yeah. सीजेपी का आपने प्रोटेस्ट ये किया, जैसे सीजेपी में जब शुरुआत हुई थी तो जो रीजन था, जो कॉज था, समवॉट वैलिड है, ठीक है। फिर वो बाद में जाते जाते पता चलता है, तो अक्सर ऐसा ही देखा जाता है कि शुरू तो अच्छी चीजों से, जैसे मैंने भी कहा और आपने भी माना कि कॉज किया है, और वो कॉज बीच में बदल जाते हैं। ऐसे सिनेरियोस में व्हाट शुड बी डन? आई मीन, व्हाट आर योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस? See, जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी इट वाज बिकॉज ऑफ द सीजीआई, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका जो रिमार्क था कॉकरोच। मगर अगर किसी ने भी उस वर्डिक्ट को पढ़ा होता तो सीजीआई डिड नॉट यूज कॉकरोच फॉर एवरीवन इन द फर्स्ट प्लेस, बट व्हाट ही डिड से वाज रॉन्ग, नो डाउट अबाउट दैट। उन्होंने जो वर्ड यूज किया कॉकरोच एंड पैरासाइट वो गलत था, उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट उन्होंने वो किसके लिए यूज किया था? ही यूज्ड इट फॉर दोज पीपल जिनके पास फेक लॉ की डिग्री होती है, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, तो ही वो क्या करते हैं, आरटी लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लोगों को परेशान करने के लिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम पे, या फिर पीआईएल डालना शुरू कर देते हैं पैसा कमाने के लिए। तो उनके केस में यूज किया गया। बट क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत था। उसको पिकअप किया गया क्योंकि क्या होता है ना, सेंसेशन जब तक नहीं आती किसी भी न्यूज से तो इसमें गलती न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी है। क्यों? क्योंकि उनको भाई चाहिए कि शुरू के 3 सेकंड में अगर किसी ने मेरी रील नहीं देखी तो रील स्किप हो जाएगी, तो 3 सेकंड में मुझे कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि जिसकी वजह से लोग रील देखें। तो अब किसी लीडर ने बोल दिया, किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि सीजीआई ने लोगों को, यूथ को बोला कॉकरोच, नाउ इट इज अ सेंसेशनल थिंग कि भाई कैसे बोल दिया। अब कोई भी बंदा उसकी आर्टिकल को नहीं पढ़ेगा कि उसमें क्या लिखा था, उन्होंने बस ये न्यूज सुन ली उसके बाद बन गया। ऐसे लोगों को मैं थंबनेल इंटेलेक्चुअल्स बोलता हूँ, ठीक है। मैंने ये टर्म कॉइन किया था आज से 3 महीने पहले, काफी वायरल हो गया था बीच में। थंबनेल इंटेलेक्चुअल्स और दोज पीपल जो अपनी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ थंबनेल से निकालते हैं। थंबनेल क्या होता है? किसी भी वीडियो का जो पोस्टर होता है ना, उसको थंबनेल बोलते हैं। अगर आपको ध्यान देना है कि प्रोटेस्ट अगर शुरू हुआ सही कॉज की वजह से बट लेटर ऑन वो डाइल्यूट हो गया या फिर किसी और कॉज में बदल गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप थंबनेल इंटेलेक्चुअल ना बने। अब थंबनेल इंटेलेक्चुअल ना बनने का तरीका क्या है? इसके 5 स्टेप देता हूं मैं आज आपको। पहला, अगर आपकी कोई आइडियोलॉजी है, लेट्स से यू आर अ राइट विंग पर्सन, आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच लेफ्ट विंग वाले वीडियोस।
डेफिनेटली एक या दो वीडियो ऑन योर टॉपिक, लेट्स से कॉकरोच जनता पार्टी वाला, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो तो गो एंड वॉच 2-3 पीपल जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट देख लो, ठीक है, जस्ट टू सी कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आज की डेट में स्पेशली इंटरनेट की एज में अगर कोई भी वीडियो आपको गुस्सा दिलाता है, सैड फील कराता है, या फिर बहुत ज्यादा वॉयलेंस की तरफ पुश करता है, ऑलवेज रिमेंबर उस वीडियो को ट्रस्ट नहीं करना है। पहली बात तो नो मैटर वो कुछ भी बोल रहे हो, अगर उसने कुछ भी बोला हो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है या इमोशनल हो रहे हो या फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, जस्ट डू 10 सेकंड गूगल सर्च, रीड अबाउट इट थोड़ा सा, उसको लाइक या रीपोस्ट करके या कमेंट करने से पहले थोड़ा सा 10 सेकंड की एनर्जी लो और गूगल कर लो। बाकी सारी रील में नहीं करना है आपको। अगर आप रील देखे खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, नो नीड टू फाइंड की ऑथेंटिक है कि नहीं। मगर अगर आपको कोई रील वॉयलेंस की तरफ पुश करती है, इमोशनल करती है या फिर बहुत डिस्टेस्टफुल बना देती है अबाउट सिस्टम, ऑलवेज डू अ 10 सेकंड गूगल सर्च। थर्ड पॉइंट क्या है, आप जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, लेट्स से यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आपने बीटेक कर रखा है, तो रीड अबाउट थिंग्स फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। कैसे कि आप फिलोसफी पढ़ो, ठीक है, आप रिलीजन के बारे में पढ़ो, आप कल्चर के बारे में पढ़ो, आप सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ो। उससे होता क्या है कि आपका जो डोमेन है ना वो इंटरडिसिप्लिनरी बनता है, आप चीजें सही तरीके से समझ पाते हो। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो तो आप साइंस पढ़ने की कोशिश करो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कैलकुलस पढ़ने बैठ जाओ या फिर डिफरेंशिएशन करने लगो। साइंस पढ़ो भाई कि क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके एथिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं, राइट। आप ह्यूमैनिटीज को, आपको एथिक्स पता है, ईक्यू आईक्यू के बारे में पता है, राइट। लेकिन अगर आपको साइंस के बारे में जानना है तो पहले साइंस के बारे में पढ़ो और फिर दोनों को मिक्स करो एंड देन लोगों को एक्सप्लेन करो। दैट इज द थर्ड स्टेप। व्हाट्स द फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप इज, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो, जो भी आपको किसी ने दिया है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आगे बढ़ाने से पहले आप ऑथेंटिकेट करो उस चीज को, ठीक है। आप सिर्फ ये ब्लेम नहीं कर सकते कि यार मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देख ली इस वजह से मुझे ये पता है। आपने देख ली, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप आगे कितने लोगों को पहुंचा रहे हो। सो यू शुड बी द बैरियर। एंड फिफ्थ पॉइंट इज, हैव अ डिस्कशन एट योर होम। अगर आपके घर में डिस्कशन कल्चर नहीं है तो आप इंटरनेट पर हमेशा ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होंगे जो डिस्ट्रक्टिव होती है। मुझे लगता है, मैंने अपने पर्सनल ओपिनियन से देखा है, मेरे घर में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कल्चर था। बहुत बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत लगी थी तो हम लोग डिस्कस करते थे। बट बहुत सारे ऐसे दोस्त जिसके घर में वो लोग अपनी बातें क्लियरली नहीं डिस्कस कर पाते थे, वो इंटरनेट का यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि ये 5 स्टेप यूज करो आप, ठीक है। और थंबनेल इंटेलेक्चुअल मत बनो, रियल इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करो, क्योंकि इंटरनेट पे आज की डेट पे सब थंबनेल इंटेलेक्चुअल बने घूम रहे हैं। एंड किसी भी प्रोटेस्ट को या फिर किसी भी कॉज को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए जरूरी है कि जो उसकी ऑडियंस है वो इंटेलिजेंट हो, वो स्मार्ट हो। लीडर तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मैनिपुलेट ना हो। That was great, Karthikeya. Thank you. Sir, I वेलकम। want to ask question. या गो ऑन। सर, पेपर जो लीक होते हैं वो तो पहले भी हुआ करते थे, तो इन सब लोगों ने, जैसे सीजेपी है, इन्होंने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को इंडिकेट क्यों किया? मतलब क्या पहले पेपर लीक होते थे? तो पहले भी पेपर लीक होते थे, इसी वजह से गवर्नमेंट चेंज हुई ना, आपको ये भी समझना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज जो चीज पहले होती थी आज भी वही होने लगे। तो पहले के जमाने में चोरी करने के लिए हाथ काट देते थे, वुड यू से दैट वाज राइट? आप वो चीज तो नहीं मांगोगे आज की डेट में, राइट। पहले के जमाने में इंडियंस को ट्रेन से लात मार के भगा दिया जाता था क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज था, बट यू वुड नॉट डिमांड दैट, राइट। 2014 से पहले कुछ भी होता रहा हो, 2014 में गवर्नमेंट चेंज ही इसलिए हुई थी कि भाई तुम नई तरीके से लेके आओ, नई स्ट्रेटजी लेके आओ, राइट। तो अब अगर प्रॉब्लम आज की डेट में है तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले भी होता था कि वो आज सही है। वो भी गलत था। जब 2010 में अगर पेपर लीक हुआ तो गलत था, 2026 में पेपर लीक होगा तो भी गलत है। योर डिमांड शुड बी कि पेपर लीक हो ही ना। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई पहले भी हुआ है इसलिए अभी भी हो रहा। नहीं, पहले हुआ था तभी आपको चेंज किया गया था। आप पावर में इसीलिए आए थे क्योंकि हमें आप पे विश्वास है कि आप नए डायरेक्शन से नई तरीके से चीजें लाओगे, राइट। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई पहले भी पेपर लीक हुआ था, फिर से पेपर लीक हो रहा है, आप ऐसा क्या अलग करोगे कि दोबारा पेपर लीक ना हो या फिर दोबारा वो सेम प्रॉब्लम ना एग्जिस्ट करे। सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं है, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गए, फूड एडल्ट्रेशन हो गया, एफएसएसएआई का सही से काम करना ना हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन में करप्शन हो गया। सब चीजें पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं, आगे क्यों ना हो वो डिपेंड करता है लीडर के ऊपर। सर, गलत क्राउड ना जाए ऐसा कैसे इंश्योर करें? I think Utkarsh, you take it first and then I'll go on. And if देखिए क्या है कि
क्राउड गलत या सही नहीं होता। आप कोई भी पब्लिक फोरम पे कोई भी एजेंडा रखते हैं तो उसमें हर विचारधारा, हर मेंटालिटी के लोग आते हैं। इट लाइक अभी फॉर एग्जांपल इफ आई कोट, हमने दो तरीके के प्रोटेस्ट अभी यहाँ देखे करंट सिनेरियो में। पहला हमने सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा, दूसरा हमने झारखंड एसएससी और जेपीएससी का पेपर का प्रोटेस्ट देखा। दोनों में हम लोगों ने एक स्ट्राइकिंग चेंज देखा, वो ये कि सीजेपी की प्रोटेस्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई जो अनप्रेसिडेंटेड थी। फॉर एग्जाम्पल अब्यूजिंग आवर प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कैसे भी हो, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमें भाषा की गरिमा देखनी थी। लेकिन ऐसा कुछ हमें झारखंड प्रोटेस्ट में क्यों नहीं देखने को मिला? तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन था वो ये कि अगेन, जो भी अगर भेड़ चाल भी हो रही है ना, तो उस भेड़ चाल में आगे वाली भेड़ किस दिशा में जा रही है यही डिसाइड करता है कि उसके पीछे वाली भेड़ें किस दिशा में जा रही है। लीडर पे बहुत कुछ डिटरमिन करता है कि उसके जो क्राउड है वो कैसा होगा। क्या है कि B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा, ऑर्गेनाइज, एजुकेट एंड एजिटेट। तो उन्होंने एजिटेशन से पहले दो चीजें बोली, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। चाहते तो पहला उनका डिमांड ही एजिटेशन होता, नहीं। तो इस तरह के लीडर चाहिए जो एक लाइक मेंटालिटी को ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में लाएं। ऑर्गेनाइजेशन एज इन कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कॉमन मोटिव वाले लोग। दूसरा एजुकेट, कि आपको पता हो कि आपको डिमांड्स क्या रखनी है और कैसे रखनी है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक लीडर एग्रेसिव नहीं होगा, जनता अग्रेसिव नहीं हो सकती। अगर होगी तो साफ साफ उनको हमें पता चल जाएगा कि वो इंस्टिगेटिंग फैक्टर्स है और हम उनको क्राउड से अलग कर सकते हैं। एंड देन एजिटेट, जो कि डेमोक्रेसी की, सी वी लिव इन, अगर आप लोगों में से कोई भी थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ता होगा तो भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि हमारे पास रिकॉल जैसे फीचर्स नहीं है। हमारे पास प्लेबिसाइट और रेफरेंडम है, वो भी शायद सिक्किम में हुआ था रेफरेंडम एक बार, और प्लेबिसाइट के लिए तो नेहरू जी यूएन चले गए थे कश्मीर को लेकर, उसके बाद तो वो भी फॉलो नहीं किया गया। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी लीडरशिप कैसी है, एंड दैट वेरी वेल डिटरमिन्स कि आपका जो प्रोटेस्ट है उसमें कैसे लोग आ रहे हैं। Yeah, hi. Sorry. So, your question was कि गलत लोग प्रोटेस्ट में इंटर ना करें, if I'm not wrong, right? मैंने शुरू में जब मैंने अपना इंट्रोडक्टरी दिया तो मैंने बोला था कि यार पॉलिटिकल लोग आपके प्रोटेस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। एम होना चाहिए कि पॉलिटिकल आउटकम ना बने उस प्रोटेस्ट का, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जब भीड़ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है ना, 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 लोग आ जाते हैं, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल हु विल कम इनटू योर क्राउड, ठीक है। बट आई एग्री विद उत्कर्ष दैट ही सेड कि लीडर डिसाइड करता है कि उसके सारे लोग कैसे बिहेव करेंगे। बट एक पॉइंट के बाद लीडर के हाथ में भी नहीं होता। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है। शुरू में लीडर आपको ना पॉइंट्स बता देता है कि भाई ये चीजें हमारी डिमांड है, ऐसा ऐसा करना है। एक पॉइंट के बाद प्रोटेस्ट जो होता है ना वो अगली हो जाता है। अगली क्यों हो जाता है? उसका रीजन ये है कि 1,000 लोग के बाद जब 1,00,000 लोग आते हैं तो 1,00,000 लोग अपने अपने ओपिनियंस लेके आते हैं, अपने अपने नैरेटिव्स लेके आते हैं। कुछ लोग अपना एजेंडा लेके भी आते हैं। जब अपना एजेंडा लेके वहां पे घुसता है आदमी, तो वो अपना बेनिफिट देख रहा होता है, विच इज पॉलिटिकल आउटकम। अब यहाँ पे या तो आप ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को वीड आउट कर दो शुरू में ही, जब प्रोटेस्ट शुरू हो रहा होता है, तब तो आप एक तरीके से सिग्नल दे रहे होते हो कि वी विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। लेकिन अगर आपने ऐसे लोगों को जो अपने पॉलिटिकल एजेंडा लेके घुसे हैं उनको वहां रहने देते हो, वो स्टेबल हो जाते हैं, तब आप उनके पास वो खुद का एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लेते हैं उस ग्रुप में, जिसमें आपका इन्फ्लुएंस नहीं बचता। एंड तब चीजें गंदी हो जाती हैं, चीजें अगली हो जाती हैं, वायलेंस होता है या फिर ऐसी चीजें बोली जाती हैं जिसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होता। एंड मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ यहाँ पे उत्कर्ष से, वो प्राइम मिनिस्टर वाली बात को लेके। द थिंग इज कि आई बिलीव कि एक इंडिविजुअल जब प्रोटेस्ट साइड पे पहुंच जाता है ना, चीजें अगली होती है, नो डाउट अबाउट दैट। गाली देना मैं कभी विश्वास नहीं करता, बट मुझे लगता है लोग गाली देते ही हैं। हमारी समाज की कैसी वो अरे अगर आपको याद हो कि जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि ये लोग गाली तब देते हैं जब उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मिर्ची की तरह होता है, खाना बहुत पेल होता है तो लोग मिर्ची खाते हैं ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए। बट लोग मिर्ची खाते इसलिए क्योंकि उनको मजा आता है खाने में। लोगों को तीखा फूड खाने में मजा आता है। वैसे ही गाली है, गाली लोग ना मजे के तौर पे देने लग गए हैं, ये लिंगो बन चुका है आज की डेट में। सो सेइंग कि तुम दोस्तों को गाली दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, बाकी लोग को ना दो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर व्यक्ति गाली देता है। मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं देता हूँ,
बट गाली देने का अधिकार अगर लोगों के पास है तो दे रहे हैं, तो दे रहे हैं, उसको उतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए जितना बड़ा मुद्दा इस देश में बन गया है। बट हम अगर देखें ना कि हमारे पास झारखंड का एग्जाम्पल है जहाँ पे हाँ हाँ इनिशियली बिल्कुल, जहाँ स्लोगन्स लगे वहां उनके लीडरशिप ने मेक श्योर किया। मैं तो जी खुद आके एग्जैक्टली वहां पे एग्जैक्टली बोलते हैं एग्जैक्टली, कि वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी सच काइंड ऑफ एजेंडा। ट्रू ट्रू तो ट्रू, तो उधर लीडर्स तो उधर मैटर, भी नो हमने डाउट अबाउट दैट। तो उधर भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने रिग्रेसिव तरीके अपनाए। उधर भी हमने देखा कि वाटर कैनन्स पे लोग नाच रहे थे, लेकिन उनके लीडर ने डिसाइड किया कि हम कैसे बात मनवाएंगे, और हमने मनवाई। ट्रू ट्रू ट्रू, और क्रिस्प चीज सबसे यही है कि इसको थोड़ा सा फिलोसफिकल मान सकते हैं, लेकिन इंडिया इज अ लैंड ऑफ फिलोसफी। तो ये कि ये जो आजादी है ना, ये हमें बहुत पापड़ बेल की मिली है। तो हम कुछ अगर कर सकते हैं एज अ यूथ, तो ये कि हम अपनी लोकतांत्रिक आत्मा को रोने ना दें। और उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हम ही है, बिकॉज वी क्लेम टू बी द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। दो हमारा दुर्भाग्य कि हमारे लीडरशिप की एवरेज एज 56 है। सब सपोर्ट करते हैं कि वी आर द यंगेस्ट नेशन और सब कुछ यंग जनरेशन सब कुछ कर रही है, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो पावर है वो स्टिल अपने पास ही रखते हैं। तो हमको अगर हमारे यूथ के लिए मैं कुछ ओपन, मैं कहीं भी अगर बोलने को मुझे मौका मिलता, मुझसे कुछ पूछा जाता है कि किस चीज पे विचार करना चाहिए, तो विचार इस बात पे, क्या सिर्फ हमारे लीडरशिप, यूथ लीडरशिप को सराहना की जा रही है कि इसको मेन बॉडी में लाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को ये पूछना चाहिए, चाहे आप किसी भी करियर में हो, चाहे आप पॉलिटिक्स मतलब यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन और अ ब्यूरोक्रेट और एनीथिंग, प्लीज क्वेश्चन दिस कि क्या आपकी लीडरशिप को स्वीकारा जा रहा है कि नहीं। हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यूथ के लिए आई, लेकिन उसमें आप पूछो ना, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स तो मैकॉले के 1854 की पॉलिसी से ही पढ़े हुए हैं। तो कैसे कुछ एकदम रेवोल्यूशनरी ले आएंगे। आपका कितने पॉइंट्स लिए गए, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में यूथ के कितने पॉइंट्स लिए गए। तो जब हमारे पास वोट शेयर अच्छा खासा है अब की बार के इलेक्शंस में, तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि मैनिफेस्टो में जितना हमारा वोट शेयर उतने हमारे पॉइंट्स लिए। थैंक यू। Hello, am I audible? I Yeah. have a question for all the three panelists. That can silence itself become an herd mentality? Like, Come again. hi. So the question is, can silence itself become herd mentality? should I take it first if it is okay with everyone? So yeah, so I think it is a great question, ठीक है, and you should be very proud of the fact that you asked this. So what's your name? Shrishti Ganguly. Okay, Srishti. So first of all, congratulations. It's a really good question. Now let's take it CJP के एग्जांपल लेके समझते हैं अगेन, ठीक है। तो जितने भी लोग सीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, एवरीवन वाज सेइंग कि दिस इज द राइट थिंग टू डू। ऑब्वियसली जो लोग सीजेपी के अगेंस्ट में खड़े थे वो बोल रहे थे दिट इज द राइट थिंग टू डू। दोनों अपनी तरीके से बोल रहे थे कि भाई हमारा पक्ष सही है, हम जो बिलीव करते हैं वो सही है। एंड देन देयर वाज थर्ड क्राउड व्हिच वाज साइलेंट। व्हाई वर दे साइलेंट? उसके ना बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, तो दे वर साइलेंट। दूसरा, दे वर अफ्रेड कि हम अगर इसकी साइड ले लेंगे तो दूसरे साइड हमसे ऑफेंड हो जाएंगे, सो दैट्स द सेकंड। एंड तीसरा हो सकता है कि भाई मुझे पता है क्या है, मुझे दिखाना ही नहीं है लोगों को कि मैं क्या बिलीव करता हूँ, दैट्स माय पर्सनल चॉइस। तो दीज थ्री सिनेरियोज कैन बी देयर, जिसकी वजह से लोग साइलेंट थे। बट क्या साइलेंट होना हर्ड मेंटेलिटी हो सकती है? मुझे लगता है यस। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। अब अगर आप साइड लेते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है, तो लोग डरेंगे साइड लेने से, तो लोग चुप रहना पसंद करेंगे। अगर एक व्यक्ति चुप रह रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति चुप रह रहा है, तो उसको देख के 10 लोग चुप होते हैं। वो बन जाती है हर्ड मेंटेलिटी कि भाई अगर इतने बड़ी पोजीशन में बैठा हुआ व्यक्ति डर रहा है, तो देयर मस्ट बी अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर स्पीकिंग अप। आई थिंक आई शुड ऑल्सो बी साइलेंट। मेरे पास अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं उस सपोर्ट को प्रोटेस्ट कर अगेंस्ट बोलने के या फिर फेवर करने के, बट आई विल स्टे साइलेंट बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी हाई। दैट प्रेसिडेंट हैज बीन सेट बाय दैट वन पर्सन। अब होगा क्या कि आज सीजेपी का प्रोटेस्ट है, 1 लाख लोग चुप थे, कल किसी और चीज का प्रोटेस्ट होगा, और अगर तब तुम बोलने जाओगे तो लोग बोलेंगे यार तुम पिछली बार तो चुप थे, अब क्यों बोल रहे हो? सो नाउ दे आर फोर्स्ड टू बी साइलेंट। ठीक है, नाउ इट हैज बिकम अ हर्ड मेंटेलिटी कि नहीं भाई, जब भी प्रोटेस्ट हो रहा है मुझे चुप ही रहना है। अगर मैंने ये प्रेसिडेंट तोड़ा चुप होने का, भले कॉन्सिक्वेंसेस कम हो चुके हैं क्योंकि मैंने पहले नहीं किया था। सो दिस इज हाउ सोशल प्रेशर कम्स इन।
जिसको पीयर प्रेशर बोलते हो, आजकल लोग बोलते हैं ना पीयर प्रेशर में दारू पी ली मैंने, ये सोशल पीयर प्रेशर है कि आपने सोशल कॉज के लिए क्या किया, क्या चुप रहे, क्या बोले, क्या अगेंस्ट में बोले या फेवर में बोले. सो आई थिंक साइलेंस कैन ऑल्सो बिकम अ हर्ड मेंटेलिटी. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो भी पोजीशन लो, वेदर फेवर में, अगेंस्ट में या फिर एब्सेंस या फिर साइलेंस जिसको बोलते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, रेदर देन बिकॉज कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो कि आप होगे, नो डाउट अबाउट दैट, इन्फ्लुएंस तो आप होगे. बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड ट्राई कि भाई तुम्हारे इनपुट्स ओवर पावर कर दें बाहर के आने वाले आउटपुट से. वेल आई कंप्लीटली अग्री विद देम. क्या है कि डेमोक्रेसी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उसका कोर प्रिंसिपल और जिसको कहते हैं कि डॉक्ट्रिन है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्टिसिपेशन. तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो किसी भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट या किसी भी पॉलिटिकल आउटरीच या किसी भी सोशल मूवमेंट में, पार्टिसिपेशन डजंट मीन कमिंग मतलब रोड पे उतर के प्रोटेस्ट करना है, ऐसे नहीं. हैविंग अ नरेटिव एंड हैविंग अ पॉइंट ऑफ व्यू इज द वेरी कोर पार्टिसिपेशन इन एनी डेमोक्रेसी. तो साइलेंस मतलब होता क्या है, जैसे पीयर प्रेशर की बात की, आई कोट यू वन एग्जांपल. अभी जब सीजेपी प्रोटेस्ट इनिशियली स्टार्ट हुआ, तो व्हाट हैपेंड वाज लाइक आई एम प्रीटी वोकल अबाउट थिंग्स लाइक दीज. सो इन माय इंस्टाग्राम डीएम वाज फुल ऑफ मैसेजेस कि आप कुछ नहीं बोल. इनफैक्ट लोगों ने यहाँ तक कहा कि क्या तुम सिर्फ यूथ पार्लियामेंट में बोलते हो, ऐसे तुम्हारे मुंह नहीं खुलता. मतलब बहुत एक तरीके से नेगेटिविटी मिली मुझे. बट आई इनिशियली आई चूज टू बी क्वाइट बिकॉज आई वाज लाइक इंट्रोस्पेक्टिंग. मैं किसी भी मूवमेंट के स्टार्टिंग से नहीं जज कर सकता कि मैं उसके फेवर में हूँ कि अगेंस्ट में. आई टेक माई टाइम टू बिल्ड अप माई नैरेटिव, आई स्टडी अबाउट दैट एंड देन आई स्पीक. तो किस मूवमेंट के किस स्टेज पे आप साइलेंट हैं, वो डिसाइड करता है कि आप हर्ड मेंटालिटी के पार्ट हैं कि नहीं. आप अपना टाइम लेके पीओवी बनाइए, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि इन्फ्लुएंस 100% होगा जिसको आप पढ़ेंगे, जिसको आप देखेंगे उससे. लेकिन इवन इफ वो इन्फ्लुएंस्ड हो, उसमें कुछ तो आपका कोर हो. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आपको भीड़ से अलग करता है. अदरवाइज डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ भीड़. Damini, what's your view in this? Hello. Yeah, even I agree to the fact that silence is a kind of herd mentality. तो पता है कभी कभी हम एक मीटिंग में होते हैं और हम एग्री नहीं कर रहे होते हैं, बट जस्ट बिकॉज सब लोग शांत है, सब लोग कंफ्यूज, इसलिए हम भी कंफ्यूज और बैठे रहते हैं. आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ अ हर्ड मेंटालिटी, एंड दैट इज अगेन साइलेंस इन अ हर्ड मेंटालिटी. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. ऑफ कोर्स जब प्रोटेस्ट एग्रावेट हो जाता है, जब चीजें हमें दिख रही है कि चीजें बदल रही है, तब हम एक साइड लेने का सोच लेते हैं. बट जो लोग साइलेंट रहते हैं मेजरली, मुझे लगता है कि वो लोग मेजरली कंफ्यूज्ड ही होते हैं, जितना मैंने सीखा है उस चीज से. सो या दैट इज दैट. Thank you so much. I think we should wrap it up now. I have another meeting at 8:15. That Wow. if possible. Utkarsh, I have question for Utkarsh. Sorry, I know. उत्कर्ष, आपने एक चीज बोला दादा, although that was said in sarcasm, कि youth politician age in India is 56, but how can we decrease it? Everybody wants to decrease it. Is there a way by which we can actually decrease it? कुछ कर सकते हैं उसके लिए? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. क्योंकि ये क्वेश्चन एक बहुत स्ट्राइकिंग फैक्ट को यहाँ पे उजागर करता है. वो ये कि सी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अगर हम देखें, तो जिस पल मैं 25 साल का हो जाता हूँ, उस पल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट कर सकता हूँ. बट उसकी एज 50, एवरेज एज 56 क्यों है? क्योंकि विद टाइम गवर्नमेंट जितने भी छात्र संघ इलेक्शंस हैं, स्टूडेंट यूनियन काउंसिल्स हैं, उन पे दे आर कीपिंग अ चेक. लाइक लखनऊ विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इस तरह से कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे अलग अलग रीजन या फिर अलग अलग प्रिकॉशनरी मेजर्स जिसको वो कहते हैं, उसके नाते वो स्टूडेंट काउंसिल्स को बंद कर रहे हैं. तो दे आर मेकिंग श्योर कि देयर इजंट एनी नर्सरी टू यूथ लीडर्स. बिकॉज स्टूडेंट काउंसिल, जैसे कि आदमी अपनी डिग्री लेने कॉलेज में जाता है, तो इनिशियली वो कॉलेज कल्चर सीखता है, वो उसकी नर्सरी होती है जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं. वैसे इफ यू वांट टू बी
पॉलिटिशियन आपकी नर्सरी यूनिवर्सिटी लेवल पे ही शुरू होती है कि आप सीखते हो कि कैसे वहां पे लोगों को अट्रैक्ट करना है। तो विद टाइम जो ये स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस बंद हो रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इसको सुचारू रूप से और सही ढंग से चलाने का तरीका ढूंढ ले, तो दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट ऐसा कि हमने देखा है कि जेपी आंदोलन के टाइम जितना भी मुहिम था, वो हमारे यंग लीडर्स ने, जो कि गुजरात से शुरू हुआ था, बिहार से शुरू हुआ था, उन्होंने थामा था। और वी हैड अ कैबिनेट हु इज द यंगेस्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस हैं वो अच्छे से चलें, तो मेक श्योर कि हमारी जो ये एज है ना लीडरशिप की, वो कम हो। I just want to ask one thing, कार्तिकेय, उत्कर्ष, दामिनी, everybody, कि जैसे हमने देखा है कि एज जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हम नो वन, आई मीन इस मीटिंग में भी, इस रूम में भी, आई डोंट थिंक सो एनीवन वांट्स टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। हम 25 साल मेहनत करते हैं कि हम यूपीएससी क्रैक कर ले, हम डॉक्टर बन जाए, पर जहाँ पे एक्चुअल पावर है, पैसा है, आई मीन आई आल्सो यूज द टर्म पैसा है, nobody wants to become that, and that is why the reality is कि we see these uneducated people. Why is educated youth not attracted to politics? That would be my last question, sorry. I would like to differ here about the you don't want to become a prime minister. See, you have to understand that, see, I'm a political consultant. I know how elections are won, okay? And I know what kind of money is been pumped in during elections in on ground, on whatever social media and other channels, okay? एंड मुझे एट दिस पॉइंट, मैं आज जो भी स्टेट में काम कर रही हूँ, मुझे आज दिखता है कि आज यूथ लीडर्स आगे आ रहे हैं, दे वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर। आई गेस मैंने लास्ट 6 months में आई हैव वर्क विद मोर देन 50-60 यूथ लीडर्स हु आर एक्चुअली टेकिंग ओवर द पोजीशन। एंड इसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अलावा, मसल पावर पॉलिटिक्स के अलावा भी जो यंग ब्लड है, which has nothing to do with university politics, which has nothing to do with dynastic politics या उनके अराउंड विच पॉलिटिक्स नहीं है। दे जस्ट वांट टू बी फेयर and they're coming up, okay? They are coming up. It is just that it is not seen because वो काफी grassroots level पे हो रहा है, because grassroots level से ही लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं। कोई बहुत कम होता, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में तो होता है कि भाई आप पहले ही एमपी बन जाते हो, एमएलए बन जाते हो, बट हाँ, आज का यूथ अलग बोल रहा है, आज का यूथ चाहता है पॉलिटिक्स में आना। थैंक यू। I'll take an Utkarsh and then I have to leave if it is okay. Yeah, sure. So first of all, I think लोग, मतलब people like me do not come to contest election or like dream of becoming a politician one day. Is because the barrier to reach that place is very high. ठीक है. 2019 या फिर 24 इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपीस were spent. 60,000 crores. Now imagine how huge that amount is in the first place. People like me who makes 2-3 lakh rupees a month, we can't even imagine of contesting an election. MP तो छोड़ो, MLA क्या पार्षद का इलेक्शन नहीं लड़ सकता मैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 2-3 करोड़ रुपए की तो टिकट आती है। Now this entry point is the problem, जिसकी वजह से लोग इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहते। बट मुझे लगता है कि विथ टाइम विल सी द चेंज। उसका रीजन क्या है? अभी तक इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ग्राउंड लेवल पे बहुत जरूरी होता है कि वर्कर्स आपके साथ खड़े हो, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करो, आप लोगों से जाके मिलो, उसमें लगता है पैसा। बट जो बैरियर है वो धीरे धीरे कम होगा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। नाउ यू कैन रीच पीपल थ्रू योर सेल फोन और थ्रू योर ईमेल, थ्रू योर सोशल मीडिया पोस्ट। People will see it and will get influenced. And that is why you see these legacy political parties are spending so much money on advertising these days, especially on YouTube and especially on Instagram, because they understand कि जो नया youth है वो ground पे उतना influence नहीं हो रहा जितना वो internet पे influence हो रहा है. So this opens an entryway point for people like you and me to actually get into politics. कल के दिन अगर मैं let's say कि election contest करने की decide करता हूँ, and I have a huge following on the internet, let's say 3-4 million followers है मेरे, but 3-4 million followers all over India होंगे, एक constituency में नहीं होंगे, but because I have 3-4 million people, I can actually go out in my constituency and say कि देखो 40 लाख लोग हैं जो मुझसे inspired हैं, मुझसे प्रभावित हैं, give me a chance at least, talk to me, let me have a conversation with you. It might not convert into actual votes, but it will open the field for people like me or someone else जो contest करना चाहता है.
बट दैट बैरियर एंट्री जो अभी है ना पैसे के, जिसको मैंने शुरू में बोला था, दैट इज द रीजन जिसकी वजह से यंग पीपल आर नॉट एबल टू कंटेस्ट इलेक्शन इवन इफ दे वांट टू। एंड जो लेगेसी पॉलिटिशियंस, उनके बच्चे ही आ पा रहे हैं सिर्फ, क्योंकि उनके लिए जो वो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी एंट्री पॉइंट उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है, बिकॉज बहुत पैसा है। बट हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या Karthik, बहुत मुश्किल है। I like to differ in this case. Okay, our India Yeah. का India में 34%, 35-36% सोशल मीडिया यूजर्स है. ओके, एंड जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तब हम सोशल मीडिया प्लेज हार्डली एनी रोल इन एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग पीपल, राइट? आपने बोला कि टिकट खरीदना या फिर जो भी है, राइट? बट हाउ अबाउट वी थिंक कि हम ग्राउंड पे उतर के वी स्टार्ट instead of depending on a party or political party. It will take time, it will take good 5 years, and I have worked with politicians, the young leaders who are actually you know 5-6 साल वो लोग ने सोशल वर्क में दिया है, सोशल वर्क भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स, अंडरस्टैंडिंग द पीपल, अंडरस्टैंडिंग द यूथ, एंड देन दे हैव फॉट इलेक्शंस, राइट? तो मुझे ये भी लगता है ना कि people see I was not aware before I was a consultant, but after getting into this field, I'm more aware about the fact कि how this whole thing works, right? तो मुझे लगता है कि हम यूथ का एक ये भी है कि हम इतने ज्यादा कंफर्टेबल है सोशल मीडिया पे बात करने को लेके कि हम हमारे खुद में समझते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, बिकॉज कितना भाजपा पैसा पंप कर रही है, कांग्रेस का पैसा पंप करता है कैंपेन्स में, तो हमें लगता है कि ये नहीं हो पाएगा पॉसिबल. ट्रस्ट मी, it is possible when once you get down on the ground and know people and I agree. No, I'm not denying it. When I said that social media plays an important role, it's not mean it converts people into votes. Okay. I said that it influences people because people have reach now. But with time, you will see that maybe in 15 years or 10 years down the line, especially why I'm saying this is, best case example is Mamdani of New York City mayor election. Okay. 3 months before the election, nobody knew about him. He blew up because of his social media posts. न्यूयॉर्क सिटी में जहां पे इंटरनेट कंजम्पशन ज्यादा है, जहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां पे ये पॉसिबल है. आई एम नॉट डिनाइंग इट. इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं है, बट विथ टाइम जैसे जैसे following the same module. he did that, but he will not be able to win election because of that. Because वही बता रहा हूँ, आपकी फॉलोइंग जो होती है वो इंटरनेट पे बहुत वेराइड जगह से आ रही होती है, राइट? लेकिन वोट आपको एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ना है, वो आपको उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को चाहिए. न्यूयॉर्क में वो पॉसिबल था क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में इंटरनेट यूजर्स ज्यादा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, सिटी छोटी सी है. इंडिया के केस में अभी वो पॉसिबल नहीं है. मे बी 15 ईयर 20 ईयर डाउन द लाइन व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट दैट मच. दूसरी पॉइंट जो था कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करो, रिजल्ट्स आता है. आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट दीज आर आई बैक टू डिफर इज कि दीज आर द पीपल जिनको लगता है कि पॉलिटिक्स इज देयर करियर नाउ. 5 साल किसी व्यक्ति को इलेक्शन के लिए देने के लिए आपको इतनी गारंटी होनी चाहिए कि आपका घर चलता रहे. मैं जॉब करते करते इलेक्शन का कैंपेनिंग नहीं कर सकता. मैं 5 साल 10 साल ग्राउंड पे उतर के नहीं दे सकता. या अगर मेरे घर वालों को पैसा नहीं है खाने पीने के लिए, यू वुड नीड अ बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिफोर यू कैन टेक दिस जंप. ठीक है, अब किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ले लो जिसने भी ग्राउंड पे काम किया है 5 साल 10 साल, उसके बाद इलेक्शन जीता है, या तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी पहले इंटर कर लिया होगा स्कूल या कॉलेज लेवल पे. ठीक है, उसके बाद फिर आप ग्राउंड पे काम करो तो उस तक आप तक कनेक्शन बन जाते हैं थोड़े बहुत. लेकिन अगर मैं आज स्टार्ट करना शुरू करूं और मैं बोलूं कि यार मैं अगले 5-6 साल काम करूंगा, तो मेरे लिए भी बहुत डर की बात होगी कि भाई क्या पता, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है. पहला तो क्या पता मेरे घर वालों को देखभाल कौन करेगा. एंड देन द मसल पावर दैट यू सी, इट माइट बी द केस कि एक दो एक्सेप्शन यूल सी कि हाँ भाई जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया उस ग्राउंड पे काम करके वोट्स पे. बट रियलिटी इज सो ब्लीक दैट पीपल आर अफ्रेड इवन टू स्टार्ट because they see these muscle power, these money power influencing people, and they are like, what's, is it even worth it to try? And always, मतलब एक दो exceptions तो आपको मिल जाएंगे, but majority of the people are like me who will see कि यार I don't think it's worth it. So yeah, sorry to interrupt about that. मतलब दोनों लोग की, आप दोनों लोग की बातें ठीक है, बट एक पीओवी अगर हम लोग मिस कर रहे हैं वो ये कि इससे पहले जो वोटर्स थे उनकी जो एज थी वो अलग थी. लाइक मिलेनियल्स की अगर हम जनरेशन की बात करें तो उस टाइम जो एवरेज एज ऑफ वोटर्स थी वो अलग थी. हम इस टाइम यूथ को ज्यादा चांसेस क्यों हैं पॉलिटिक्स में, लाइक इजीली कंपैरेटिवली, मैं इजीली बोलूंगा पिछली जनरेशन से आने के,
वो ये कि लाइक वी हैव लाइक माइंडेड वोटर्स नाउ. हमारे जो वोटर्स की जनरेशन है वो जेन जी आ रही है धीरे धीरे, जिनकी एवरेज एज इज लाइक 18 से 23 साल के कई परसेंट. लाइक आई वाज स्क्रॉचिंग अराउंड सम डेटा दैट टोल्ड मी लाइक 11.7% न्यू वोटर्स विल बी वोटिंग दिस टाइम. तो आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, तो दैट मेक्स अ चांस इन द पॉलिटिक्स. बट अगेन व्हाट कार्तिक सेड, इट इज वेरी ट्रू to have a family security, financial security, and there are n number of things. And we have states like Uttar Pradesh, जहाँ politics means risking your life. So again, बहुत सारी social factors है. But yes, अगर आप में से कोई जो हमारे audience में बैठा है, तो उनके लिए बस दो चीजें हैं. एक तो हम चाहते हैं कि भगत सिंह हर घर में हो, लेकिन हमारा घर छोड़ के. तो अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी नहीं है, you are right, ready to have ready to take responsibility, you're most welcome in politics. And दूसरी चीज ये कि इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा जब हम लोगों को एक्चुअली एक्नॉलेज किया जा रहा है. एवरी पार्टी इज सर्चिंग फॉर अस एंड दे आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट अस कि आप अपनी बात बोलो. तो दिस इज लाइक हर जनरेशन का एक ब्लूमिंग पीरियड आता है. गाइस, दिस इज आवर ब्लूमिंग पीरियड. अगर हम इसको मतलब कैप्चर नहीं कर पाए, तो फिर शायद मुझे लगता है फ्यूचर जनरेशंस में कोई और प्रगति क्वेश्चन पूछ रही होगी कि यूथ पॉलिटिक्स में कैसे है. थैंक यू. So, uh, I think we should wind it up because Karthika ji की अगली meeting है. So, thank you everyone for joining us, and it was a really great session with great points and perspectives. एंड बाकी ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको आज की कन्वर्सेशन अच्छी लगी हो, तो आप लाइफ एक्स पे इन पैनलिस्ट के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं और आप इनके साथ आगे चल के कनेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. सो थैंक यू एंड सी यू अगेन. आई होप कि पैनलिस्ट को भी मज़ा आया होगा हमारे सेशन का. It was lovely. Thank you for having me, guys. And thank you to other panelists also for having this great conversation with me. I really enjoyed it. I'm running a little short on time. Otherwise, I would have extended it 30 minutes more. But thank you so much for having me. Yeah. Bye-bye. Good night. Thank you guys. It Thank you was so much to all yeah. the panelists. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir.